हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजिनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। कुछ यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस और न्यूक्लियोसाइड्स दिए हुए हैं, उनको जो है सेपरेट आउट करना है, जो कि है एडेनिन, साइटिडिन, थाइमिन, ग्वाइनोसिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। आंसर इज, इसमें से जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो है एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं मीन्स जिनके साथ साथ में शुगर अटैच है वो हो जाएंगे साइटिडिन एंड ग्वाइनोसिन। तो न्यूक्लियोसाइड्स वो हैं जिन नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ जो है शुगर अटैच होती है। Question number 2. If our double-stranded DNA has 20% of cytosine, calculate the percent of adenine in the DNA. तो हमें क्वेश्चन के अंदर साइटोसिन की परसेंटेज दी हुई है 20%। तो इससे साइटोसिन से ही हमारे पास ग्वाइनोसिन की जो है वो परसेंटेज आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 20%, क्योंकि जी जो है सी के साथ ही पेयरिंग करेगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वाइनोसिन होगा। तो चारगाफ रूल से हम एडेनिन और थाइमिन की परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास जी और सी की वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम ए और टी की निकाल सकते हैं। अगर ये 40% है तो एडेनिन और थाइमिन जो है वो 100 माइनस 40 होकर 60% हो जाएगा। तो हमारे पास एडेनिन और दोनों मिला के थाइमिन, एडेनिन एंड थाइमिन दोनों मिला के हमारे पास 60% है। तो अगर हम इसे टू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30%, जो कि हो जाएगा थाइमिन। और थाइमिन जितनी ही परसेंटेज होगी एडेनिन की, क्योंकि टी जो है वो ए के साथ ही पेयरिंग करता है, या ए जो है वो टी के साथ ही पेयरिंग करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज। हमें जो है एक डीएनए के एक स्ट्रैंड की जो है सीक्वेंस दी हुई है 5 prime to 3 prime. Write down the sequence of complementary strand in 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। तो हमें इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसकी जो है सीक्वेंस बतानी है, वो सीक्वेंस भी जो है 5 to 3 लिखनी है। तो पहले हम जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेंगे। ये 5 प्राइम to 3 प्राइम है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 3 प्राइम to 5 प्राइम। तो अब इसी को जो है अगर हम रिवर्स में लिख देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 प्राइम to 3 प्राइम। अगर ए जो है हमें यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस दिया हुआ है तो वो पेयरिंग करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा थाइमिन। टी है तो ए हो जाएगा, जी है तो सी हो जाएगा, सी है तो जी। इसी तरह से हम पूरी सीक्वेंस प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन ये जो सीक्वेंस आएगी ये 3 to 5 प्राइम एंड आएगी, और हमें आंसर में जो लिखना है वो 5 प्राइम to 3। तो हम इसको रिवर्स करके यहाँ से शुरू करके और फिर यहाँ तक लिख देंगे रिवर्स करके। Next is question number 4. If the sequence of the coding strand in a transcription unit is written as, हमें जो है कोडिंग स्ट्रैंड की जो है सीक्वेंस दी हुई है 5 प्राइम to 3 प्राइम एंड राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। तो हमें जो है mRNA की सीक्वेंस बतानी है कि क्या होंगी। तो हमेशा जो है कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA की सीक्वेंस जो है वो सेम रहती है, बस डिफरेंस ये रहता है कि थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है mRNA में। हालांकि कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो कुछ भी कोड नहीं करता है, जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है वो कोड करता है, लेकिन सीक्वेंस जो है कोडिंग स्ट्रैंड की और mRNA की सिमिलर रहती है। डिफरेंस बस ये है कि mRNA में जो है यूरासिल जो है वो यूज होगा। Next is question number 5. Which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesis semi-conservative mode of DNA replication? Explain. Answer is, the two strands of DNA show complementary base pairing. This property of DNA led Watson and Crick to suggest semi-conservative mechanism of DNA replication in which one strand of parent is conserved while the other complementary strand formed is new. तो उनकी जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेसिस की, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है वाटसन और क्रिक को जो है सजेशन मिला कि डीएनए के रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मींस एक स्ट्रैंड जो है वो एज अ पेरेंट एक्ट करता है, कंजर्व्ड रहता है, लेकिन जो दूसरा है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो नया सिंथेसाइज होता है।